The eldest martial sister gave up treatment अध्याय 811 से लेकर 820 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 811। उसने आधी खुली खिड़की को थोड़ा सा बंद किया और फिर उत्साहित होकर मास्टर की गुफा की ओर दौड़ी। उसने मास्टर को यह नहीं बताया कि पिछले 2 दिनों में क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही वह पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरी, उसने दूर से एक पक्षी को अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ते देखा। बाय लियान ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और यंत्रवत पक्षी चुपचाप उसके हाथ के पीछे आकर बैठ गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान कुछ देर के लिए हैरान रह गई, फिर उसने तंत्र पक्षी को पलट दिया और उसके पेट से कागज का एक टुकड़ा निकाला। अपूर्ण फुझू अमर शरीर के प्रभाव के कारण, इससे पहले कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करती, मूसलाधार बारिश स्वेच्छा से रुक गई और उसके लिए एक स्वच्छ स्थान छोड़ दिया। कागज शब्दों से भरा था और पहली पंक्ति से उसकी पहचान का पता चलता था। जूनियर बहन लू। बाय लियान का दिल धड़कना बंद हो गया और वह नीचे देखती रही। उसे देखकर वह सब कुछ समझ गई, क्योंकि यह जूनियर सिस्टर लू का आत्म वर्णन है। उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ जब वह डेक्सियन में आई, तो उसके मन में किस तरह के विचार आए और उसके बाद क्या हुआ। विविधता। मुझे खेद है वरिष्ठ बहन बाय। मुझे भी अपने लिए खेद है। संभवतः जैसे जैसे लोग बड़े होते जाएंगे, वे धीरे धीरे भूल जाएंगे कि वे युवा होने पर क्या थे। लेकिन मैं अभी भी बहुत खुश हूं। आज मैंने डैमिंग किंग को श्रद्धांजलि अर्पित की और मुझे याद आया कि मेरे पिता ने मुझसे क्या कहा था, और मुझे अपने सपने भी याद आए। अब पता चला है कि मैं कभी भूली थी। बहुत अच्छा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने पत्र के कागज को फिर से मोड़ा और उसने ऑर्गन बर्ड को देखा जो अभी भी उसके हाथ के पीछे पड़ा था। यह बारिश में आया। भारी बारिश से उसके पंख भीग जाते हैं और वह बहुत नाजुक दिखता है। सबसे विनम्र डैमिंग राजा। बाय लियान को वह दृश्य याद आया जब वह और जूनियर सिस्टर लू पहली बार मिले थे। यह पहाड़ के नीचे छोटे से कस्बे की सड़क पर था। उस दिन वह और उसकी दूसरी छोटी बहन कुछ खरीदारी करने के लिए पहाड़ से नीचे गई और उस दिन बाद में भारी बारिश हुई। सिस्टम द्वारा अचानक जारी किए गए कार्य के कारण वह जूनियर सिस्टर लू से टकरा गई, जो बारिश से पहले उस दोपहर हमेशा भौहें सिकुड़े रहती थी। इस विषय में बोलते हुए सब कुछ जानबूझकर इतना अवास्तविक था। जाहिर है उसने नहीं देखा कि जूनियर सिस्टर लू कहाँ है, इसलिए सिस्टम ने जल्दी से उसे जूनियर सिस्टर लू से संपर्क करने के लिए कहा। देखना, ये वास्तव में एक समस्या है। हालांकि वह बहुत होशियार नहीं है, लेकिन उसने बहुत कुछ सहा है और उसने धीरे धीरे अपने अनुभव को समेटा है। यद्यपि आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन सकते, फिर भी आप स्वयं को एक बेहतर व्यक्ति बना सकते हैं। बाय लियान ने ऑर्गन बर्ड और पत्र को अपनी आस्तीन में रख लिया। इस तरह वह कदम दर कदम यहां तक पहुंची। मेरे दिन में खुद पर 3 विचार। हर दिन मुझे खेल में बड़ी खलनायक सीनियर सिस्टर बाइट से एक कदम दूर जाना पड़ता है। भारी बारिश में बाय लियान ने मोजों पर पैर रखा और किंग्यू चोटी की ओर भागा। दा दा दा, ये स्लेट पर जूतों के टकराने की ध्वनि है। टोंग याओ, जो छज्जे के नीचे खुद के साथ शतरंज खेल रही थी, ने अचानक अपना सिर उठाया। वरिष्ठ बहन बाय। लड़की की आंखें चमक उठी। बाय लियान ने सीधे पूछा, क्या जूनियर सिस्टर लू वहां है? जूनियर सिस्टर लू। टोंग याओ थोड़ा हैरान हुई, उसने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, लगता है जूनियर सिस्टर लू अभी अभी बाहर गई हैं। धन्यवाद। बाय लियान ने उसे धन्यवाद दिया, मुड़कर चली गई। यद्यपि जूनियर सिस्टर लू ने यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही, फिर भी वह संभवतः जानती थी कि जूनियर सिस्टर लू ने पत्र की विषय वस्तु को कहां पढ़ा था। यह दुख की बात है कि वह अभी भी एक कदम पीछे थी। ये कहना बेहतर होगा कि यह सब जूनियर सिस्टर लू की योजना में है। बाय बाय बाय। वरिष्ठ बहन बाय। अचानक बाय लियान को बारिश से आते देख वेटर वहीं स्तब्ध रह गया। नमस्ते। बाय लियान ने सिर हिलाया। वह ये देखने के लिए इधर उधर घूमने ही वाली थी कि क्या उसे जूनियर सिस्टर लू से संबंधित कोई सुराग मिल सकता है, तभी अचानक होश में आए वेटर ने उसे रोक दिया। वरिष्ठ बहन बाय, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? बाय लियान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में एक जेड स्लिप आकर गिरी। उसने अपनी आध्यात्मिक समझ से जेड स्लिप की गहराई में जांच की और पता चला कि इसमें जूनियर सिस्टर लू और दाओ जिंगयुआन के बीच की हर बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन बाय लियान ने फिर भी एक नजर में असामान्यता देख ली। शुरुआत में दाओ जिंगयुआन के शब्द बहुत दयालु थे, वह कभी भी जूनियर सिस्टर लू को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो, उजागर न करें। बाद में उनका स्वर पूरी तरह से बदल गया और इसे उग्र तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन इसमें थोड़ी सी भी गर्मजोशी खो गई और यह एक कठोर आदेश बन गया।
सबसे अधिक समस्याजनक बातचीत आज रात हुई। दाओ जिंगयुआन, मैं तुम्हें कुछ दिनों में कुछ दूंगा, तुम्हें बस उस चीज को बाय लियान के कमरे में रखना होगा। जूनियर सिस्टर लू, क्या ये बाय लियान को मारने के लिए इस्तेमाल की गई कोई चीज है? जूनियर सिस्टर लू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे मार सकते हो? वह कभी अमर सम्राट थी। दाओ जिंगयुआन, अमर सम्राट के बारे में क्या? धूल और रेत के कटाव का सामना करते हुए अमर सम्राट के पास केवल एक ही रास्ता है। कटाव, धूल और रेत। बाय लियान ने नाम याद कर लिया। बेशक अब यह मुद्दा नहीं है। वह नीचे देखती रही, लेकिन दुर्भाग्य से कहने के लिए और कुछ नहीं था, और जूनियर सिस्टर लू ने बस हल्के से जवाब दिया, मैं समझ गई। जानता था। क्या ये वादा है या अस्वीकृति? बाय लियान वहीं खड़ी रही, उसकी आध्यात्मिक चेतना एक विशाल ज्वार की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। 1 मील, 10 मील, 100 मील, हजारों मील की यात्रा करने के बाद भी उसे अभी भी जूनियर सिस्टर लू का कोई संकेत नहीं मिला, जैसे कि यह व्यक्ति इस दुनिया में कभी अस्तित्व में ही नहीं था। एक पल के लिए बाय लियान का दिल खाली हो गया। वह सोचती है कि उसे जूनियर सिस्टर लू से नफरत करनी चाहिए। आखिरकार जूनियर सिस्टर लू एक अंडरकवर एजेंट है, लेकिन वह इससे नफरत नहीं कर सकती। वास्तव में वह शायद ही कभी किसी व्यक्ति से नफरत करती है। ऐसे कई लोग हैं जो उसके खिलाफ हैं, लेकिन वास्तव में उसके द्वारा मारे गए बहुत से लोग नहीं हैं। आखिरकार मैं तो बस व्यर्थ ही शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। धन्यवाद। बाय लियान ने वेटर को देखकर मुस्कुराया, फिर भारी बारिश में कूद गया। वह अंधेरी रात में लक्ष्यहीन होकर खोजती रही, और वह जानती थी कि चूंकि जूनियर सिस्टर लू ने वह पत्र लिखा था, इसका मतलब था कि वह तैयार थी। वरिष्ठ बहन। किसी समय बाय लियान को पता चला कि दूसरी छोटी बहन और अन्य लोग भी दौड़कर आ गए थे। हम मिलकर इसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है। बाय लियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस अध्याय का अंत। TOC। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 812। वहां बहुत से लोग हैं, ताकत बहुत है, और यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप जूनियर सिस्टर लू को ढूंढ पाएंगे। इंतजार। एक निश्चित क्षण पर बाय लियान अचानक रुक गया। नहीं, उससे भाग्य की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके हाथ में भविष्य का दर्पण है, और उसके पास कुछ ऐसा भी है जो जूनियर सिस्टर लू ने उसे दिया था। तुम यही मेरा इंतजार करो। एक वाक्य बोलकर बाय लियान जल्दी से अपने कमरे में चला गया। वह जानती थी कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, शायद समय ही नहीं है, लेकिन उसे कोशिश तो करनी ही थी। अध्याय 22। हे स्वामी, तुमने मुझे नीची नजर से देखने की हिम्मत कैसे की? 4.5 के। चाहे चीजें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक दिन वे काम करेगी। इससे पहले, क्योंकि फ्यूचर मिरर लोगों को चाटने का सरल काम भी नहीं कर सकता था, बाय लियान ने इसे शुरू में ही ठंडे महल में डाल दिया था। लेकिन चीजें आसान है। अपनी चिंता में बाय लियान को अचानक याद आया कि भविष्य का दर्पण लोगों को खोजने में चमत्कारी प्रभाव डाल सकता है। चीजें वैसी ही थी जैसी उसने कल्पना की थी। उसने शरद ऋतु की शुरुआत में मूसलाधार बारिश का फायदा उठाकर उसके कमरे में घुस गई और फिर जिंग लू वॉन्टोव द्वारा लिखे गए पत्र को भविष्य के दर्पण पर चिपका दिया। दूरी के हिलने के साथ ही भविष्य के दर्पण पर अचानक बड़ी मात्रा में सफेद धुंध दिखाई दी। बाय लियान ने धीरे से धुंध को पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एक धुंधला दृश्य धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। इस समय भविष्य का दर्पण बहुत विचारशील था, और उसने बाय लियान को यह दिखाने के लिए विशेष रूप से एक नक्शा भी बनाया कि दर्पण में दिखाए गए स्थान पर कैसे जाना है। धन्यवाद। बाय लियान ने भविष्य के दर्पण को सावधानीपूर्वक ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। जल्दी जल्दी आओ और जाओ। वह पलटी और फिर से बरसात की रात में डूब गई। यह बारिश बाय लियान की कल्पना से कहीं अधिक भारी थी। यद्यपि बारिश उतनी तेज नहीं थी जितनी उसने हेलुओ साम्राज्य के कैंगलोग्युआन के खंडहरों में अनुभव की थी, फिर भी भारी बारिश से आच्छादित क्षेत्र बहुत बड़ा था। उस रात तेज हवा चलती है, बादल वर्षा फैलाते हैं और हजारों मील तक देश का विस्तार हो जाता है। जब ये बदसूरत हो, एक सफेद धारा छेद से होकर निकली और हजारों बर्फ और पाले के ढेरों को लुढ़काती हुई ऊपर ले आई। थोड़ी देर बाद सफेद रोशनी बर्फ और पाले के साथ गायब हो गई और लगभग 4 फुट 4 इंच लंबी एक लड़की हवा से नीचे कूद गई। इस पल गुफा के बाहर हवा चलना बंद हो गई, बारिश रुक गई और पूरी दुनिया अचानक शांत हो गई। केवल गुफा में रहने वाले जानवर ही एक साथ इकट्ठे होकर बाय लियान को घूर रहे थे, जो भयभीत गहरे हरे रंग की आंखों से इधर उधर घूम रही थी। ओह! वो जानवर ने अपनी गर्दन उठाई। इससे पहले कि धमकी भरी चीख पूरी तरह से बाहर आ पाती, एक कमजोर और अस्थिहीन हाथ धीरे से उसके सिर के ऊपर आ गिरा। गर्माहट फैलती है।
चीखने की आवाज तुरंत ही कुत्ते की पीड़ा भरी कराह में बदल गई। अच्छा टिल्डा। बैठी हुई बायलियान की आंखें अर्धचंद्राकार थीं। जानवर के सिर को फिर से रगड़ने के बाद वह उठी और गुफा के अंदर चली गई। उसने ये देखा है। दीवार के कोने पर बजरी बिखरी हुई थी और एक सफेद बालों वाली लड़की घास फूस से भरी खुली जमीन पर लेटी हुई थी। वह गायब हुई जूनियर सिस्टर लू है। वह अपनी आंखें बंद करके एक तरफ लेटी हुई थी, किसी कहानी की स्लीपिंग ब्यूटी की तरह। लेकिन वह अब सांस नहीं ले रही है। बायलियान बहुत खुश थी कि वह जल्दी आ गया। हालांकि जूनियर सिस्टर लू का शरीर पहले से ही ठंडा था, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। इससे काम आसान हो जाता है। उसने भटकती आत्मा को तुरंत एकत्रित करने के लिए ब्लूमिंग ब्लॉसम का प्रयोग किया, और फिर आत्मा को भरने के लिए सोल कल्टिवेटिंग जेड का प्रयोग किया। अगला काम जो उसे करना है वह है मदद के लिए गुरु या संप्रदाय के प्रमुख के पास जाना। उसकी कीमिया कौशल को बुरा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसके पास कोई वास्तविक मुकाबला अनुभव नहीं है, और उसके पास सिस्टम द्वारा दी गई कई विधियां हैं, लेकिन उसने वास्तव में कुछ कीमिया व्यंजनों को कभी नहीं देखा है। लेकिन बायलियान जल्दबाजी में नहीं गया। उसने गुफा की धुंधली दीवारों पर नक्काशीदार चित्र देखे। शायद यही वजह है कि जूनियर सिस्टर लू अपना अहंकार खत्म करने के लिए यहां आने पर जोर देती है। भित्ति चित्र का नायक एक ऐसा आदमी है जिसका चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। वह एक मशाल ऊपर उठाए हुए है और अकेले ही अपने सामने खड़े भयंकर राक्षस का सामना कर रहा है। हालांकि किसी ने इसकी व्याख्या नहीं की, लेकिन नाम तुरंत बायलियान के दिमाग में आया। डेमिंग राजा। जूनियर सिस्टर लू द्वारा छोड़े गए पत्र की पंक्तियों से ये देखा जा सकता है कि किंग डेमिंग उनके पूर्व आदर्श और उनके द्वारा अपनाए गए लक्ष्य थे। लेकिन बड़े होने के साथ साथ उसे महसूस हुआ कि वह राजा डेमिंग की तरह कम होती जा रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे कि युवा होने पर वे कौन थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने धीरे से आत्मा साधना जेड को अपनी आंखों की ओर बढ़ाया। कितना मूर्खतापूर्ण। असली जूनियर सिस्टर लू मूर्ख है, और वह भी। यदि वह थोड़ी अधिक स्वार्थी हो जाए तो उसका जीवन आसान हो जाएगा, है ना? लेकिन वह फिर भी ऐसा नहीं कर सकी। जिस दिन से उसे यह समझ में आया कि वह किस प्रकार का भविष्य चाहती है, उसके लिए आराम करना कठिन हो गया। वास्तव में उसे भी यह भावना पसंद नहीं है। जब तक आप मास्टर का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकते हैं, तब तक कोई भी थकान तुरंत दूर नहीं होगी। वापस चला गया। बायलियान ने अपना सिर हिलाया और गुफा से बाहर चली गई। वह विदा होने से पहले जानवर के सिर को छूना नहीं भूली। बाहर अंधेरा हो गया है और भारी बारिश हो रही है। बाहर मत जाओ और इधर उधर मत भागो। वो टिल्डा। जानवर ने अपनी जीभ बाहर निकाली और बायलियान के हाथ के पीछे वाले हिस्से को चाटने लगा। क्या? बायलियान मुस्कुराए और पीछा करने वाली बादल नाव को डिक्सियन गेट की ओर ले गई। रास्ते में उसने एक एक करके मास्टर और जूनियर सिस्टर को संदेश भेजे। ये जानकर कि उन्हें लू वॉन्टोग वापस मिल गया है, सभी को राहत मिली। जूनियर सिस्टर लू, क्या हुआ? टोंग याओ ने पहले पूछा। बायलियान को कुछ देर तक ये समझ में नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे, इसलिए उसने केवल यही अनुमान लगाया कि वह भी नहीं जानती। अभी भी बदसूरत। बायलियान बारिश के बीच ही क्योंगमिंग चोटी पर लौट आया। जब वह अभी पहाड़ पर आधे रास्ते पर थी तो उसने देखा कि अनलैन चुपचाप खड़ी थी। मालिक, बायलियान ने धीरे से पुकारा। आज रात एनलैन हमेशा से बहुत अलग है। उसने नीली पोशाक पहनी हुई है और उसके पैरों में घुटनों तक की नीली और काली मोजे बंधी हुई है। इस तरह का स्वर उसे लगभग समृद्ध रात में मिला देता है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 813। ठंडा। संक्षेप में कहें तो ये बहुत ठंडा है। लेकिन ये ठंड ही थी जिसने शरद ऋतु की शुरुआत में बरसात की रात में आनलान को एक चमकदार पत्थर की तरह चमकाया। इस समय खेल द्वारा दी गई स्मृति के बिना भी बायलियान का मानना था कि मास्टर अमर दिव्य प्राणी था जिसने स्वर्ग और सभी दुनियाओं को अभिभूत कर दिया था। अगर मैं तुम होते, एनलैन के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली, मैं उसे बिल्कुल नहीं बचाऊंगा। बायलियान ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि जो स्वामी उस समय उसके पास नहीं था, उसे यह बात कैसे पता थी? तुम्हें पता होना चाहिए कि स्वामी अमर देवता है। अमर त्यानजुन ने उसे छूकर क्या किया? इतना आसान नहीं। वह ये भी समझ गई कि मास्टर जी ने ऐसा क्यों कहा। त्यानजुन, ये ठंडा और शांत है। मेरी अवज्ञा करने का साहस, तुम्हें कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसे लाओ। एनलैन ने अपना छोटा हाथ बायलियान के सामने बढ़ाया, और बायलियान ने तुरंत आत्मा साधना जेड को उसकी हथेली में भर दिया।
ठीक है। एन लैन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने आत्मा को विकसित करने वाली जेड को अपनी आस्तीन में भर लिया और फिर बाय लियान के पास चली गई, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसने आवाज लगाई, मेरे पीछे आओ। हाँ, बाय लियान ने तुरंत उसका पीछा किया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही मौन सहमति से चलते थे, लेकिन इस बार यह अतीत से अलग था। अतीत में जब बाय लियान एन लैन के साथ चलती थी तो वह एन लैन की युवा माँ की तरह दिखती थी, लेकिन अब एन लैन के साथ चलते हुए वह एन लैन की बदबूदार छोटी बहन बन गई। आधे पौने घंटे के बाद दोनों अंततः धीरे धीरे पीछे पहाड़ की गुफा में पहुंचे। एन लैन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके दीवार पर मोमबत्तियां जलाईं। उसने बाय लियान को अपने सामने बैठने का संकेत दिया और बाय लियान ने उसकी बात मान ली। गुफा में कुछ देर तक सन्नाटा रहा और कोई भी नहीं बोला। बाय लियान चुपचाप देखता रहा, क्योंकि मास्टर ने आत्मा साधना जेड में हेरफेर किया था। वैसे भी ये लाल सफेद और सफेद रोशनी थी जो एक दूसरे को बधाई देती थी, और जो लोग नहीं जानते थे उन्होंने सोचा कि मास्टर जूनियर सिस्टर लू का दुरुपयोग कर रहे थे। काफी समय के बाद एन लैन ने आत्मा साधना जेड को मेज पर रख दिया। ठीक है, मैंने उसे मानव आकार में बदल दिया है। बाय लियान ने अपनी आंखें घुमाने की इच्छा को रोका। वह जानती थी कि जब उसे यहाँ बुलाया गया था तो मास्टर कुछ गंभीर बात कहना चाहते होंगे। आखिर मास्टर जी हमेशा अजीबोगरीब रहते हैं। अगर वे व्यस्त न हो तो आप उनकी छाती पर चाकू रख दे तो भी वे खड़ी नहीं होंगी। जैसा कि बाय लियान ने सोचा था, एक पल विचार करने के बाद एन लैन ने गंभीरता से कहा, गुआंगटोगमेन से आपको जो जेड पर्ची मिली थी उस पर आपने क्या लिखा था? बाय लियान ने तुरंत स्थिति समझाई। वह फिर भी ये पूछना नहीं भूली, गुरुजी, क्या वह धूल सचमुच इतनी शक्तिशाली है? देवताओं की लड़ाई में वरिष्ठ बहन बाई के लिए अमर सम्राट के दायरे में साधना करना असंभव है। जब तक वह इस स्तर को चुनौती देने की कोशिश करती है, यह अनिवार्य रूप से स्वर्गीय भूत भगाने नामक एक बुरे अंत को ट्रिगर करेगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि बाय लियान को अमर सम्राट स्तर के जादुई हथियारों और सहारा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन गुरु अलग है। जो कभी तियानाजुन थी, उसने कौन सी अच्छी चीजें नहीं देखी है? एन लैन ने सिर हिलाया। अगर यह वास्तव में धूल और धूल है, तो एक साधारण अमर सम्राट के लिए इसका विरोध करना वास्तव में कठिन है। उद्धरण चिन्ह, फिर हथौड़ा मारो। बाय लियान गुस्से में था। क्या ये खोलने और फोन काटने का तरीका नहीं है? मेरी बूढ़ी औरत इतनी अपमानजनक नहीं है। वह सिर्फ सम्मेलन अवधि के दौरान एक प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना मुश्किल बनाने में सक्षम थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने सीधे अमर सम्राट के युद्ध भ्रम का इस्तेमाल किया। क्या ये तोपों से मच्छरों को मारना नहीं है? लेकिन एन लैन ने अचानक विषय बदल दिया। क्षरण धूल बहुत दुर्लभ है और उनके पास इसका बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं हो सकता। भले ही उनके पास बहुत कुछ हो, लेकिन वे अपने साथ बहुत ज्यादा ले जाने की हिम्मत नहीं करते। अमर और नश्वर के बीच की बाधा को बलपूर्वक पार करना बहुत खतरनाक है। अगर वे सावधान नहीं रहे तो क्षरण धूल बाहर निकल जाएगी और वे उस समय मर जाएंगे। इसलिए मैं अनुमान लगाता हूं कि उनके हाथों में क्षरण धूल के केवल कुछ कण ही होंगे। बाय लियान ने बार बार सिर हिलाया। ठीक कहा, गुरुजी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धूल का एक कण भी धूल ही है, जैसी कि वह अभी है। जब तक वह उसे छूती रहेगी, निस्संदेह मर जाएगी। बाय लियान अभी मरना नहीं चाहता था। यदि वह मर गई, तो क्या स्वामी को फिर से अकेले ही नश्वर तियानाजुन का सामना नहीं करना पड़ेगा? इस समय उसे खेल में वह दृश्य याद आ गया, जिसमें मास्टर ने मृत वरिष्ठ बहन बाई को गले लगाया और रोया। हिलती हुई खेल स्क्रीन उसके कांपते हुए दिल की तरह थी। लेकिन बाय लियान ने मन ही मन आह भरी। उन लोगों ने पहले से ही तीसरी जूनियर बहन के पास मौजूद वान जहर मोती पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। जब तक कि वह तीसरी जूनियर बहन को वान जहर मोती को स्वेच्छा से छोड़ने के लिए राजी नहीं कर लेती, भले ही वह पीछे हट जाए और बाहर ना निकल पाए, वे लोग उसे जाने नहीं देंगे। क्या ये ठीक है? बेशक यह अच्छा नहीं है। वह अपने मालिक को नहीं छोड़ सकती थी, और वह अपनी छोटी बहन को भी नहीं छोड़ सकती थी। किसी भी हालत में वह 3.5 जूनियर बहन होनई को अन्य लोगों को नहीं सौंपेगी। इसलिए बाय लियान अब बहुत परेशान है। उसे लगा कि वह एक मृत अंत में प्रवेश कर चुकी है। भले ही वह अपनी पूरी ताकत वापस पा ले, भले ही वह एक ही बार में 2 निम्न श्रेणी के परी पत्थरों को निगल ले, उसके लिए उन लोगों को हराना मुश्किल होगा। इस समय एन लैन, जो थोड़ी देर से चुप थी, अचानक बोली, अब आप क्या सोच रहे हैं? बाय लियान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। बेशक इसका उद्देश्य उन लोगों को मारने का तरीका खोजना था जिन्होंने उसे और तीसरी जूनियर बहन को मारने की कोशिश की थी। लेकिन एक चतुर महिला के लिए चावल के बिना खाना बनाना मुश्किल है।
वह कोई कारगर तरीका नहीं सोच पा रही थी, इसलिए वह केवल नारे लगा सकती थी, आप बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। अच्छा है। एन लैन ने हल्का सा सिर हिलाया। आप मेरे एन लैन के प्रशिक्षु बनने के योग्य हैं, आप जो चाहते हैं वह ये गति है। आमतौर पर वह शायद इस मामले की परवाह नहीं करती, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। संपूर्ण 10,000 क्लेशमन प्रशिक्षण विधि उसकी आंखों के सामने है, और वह इसे कभी भी हाथ से जाने नहीं देगी। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, एन लेन ने ऊंची आवाज में कहा। मेरा प्रशिक्षु जिसने मुझे धमकाया था, वह मुझे भी धमकाता आया है, क्या ये सहनीय है या असहनीय? बायलियान एन लेन के खतरनाक रूप से अभिभूत हो गया। हाँ, जब तक मास्टर आगे बढ़ेंगे, सभी कठिनाइयां आसानी से हल हो जाएंगी। धूल और रेत का क्षरण अमर सम्राट को मार सकता है, लेकिन गुरु एक बार स्वर्ग का उच्च स्तर था। लेकिन इस तरह से नई समस्याएं हैं। यदि स्वामी की पहचान उजागर हो जाती है, तो सम्राट जियान्युआन और अन्य निश्चित रूप से उसे तुरंत मार देंगे। मास्टर की वर्तमान स्थिति के साथ, ये कहा जा सकता है कि अगर वह एक अमर सम्राट से लड़ना चाहता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। बायलियान उस तरह की निराशा का अनुभव नहीं करना चाहता था जैसा उसे कांस्य घाटी की अंधेरी नदी में डूबने के बाद हुआ था। इसलिए बस सारी परेशानियां अकेले उसके कंधों पर डाल दो। यद्यपि कटावकारी धूल शक्तिशाली है, फिर भी जब तक वह अधिक ध्यान देती है, तब तक उसके बचने की संभावना बनी रहती है। तब बायलियान ने अपना सिर हल्के से हिलाया। मास्टर, इस तरह का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आप क्योंगमिंग पीक पर रह सकते हैं। जैसे ही वह बोला, बायलियान की आवाज नर्म हो गई, क्योंकि उसने पाया कि मास्टर उसे घूर रहे थे। बहुत कठिन। मास्टर के दोनों हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे और वे चुपचाप पत्थर की मेज पर रखे हुए थे। उसका ऊपरी शरीर सीधा था और उसके गाल थोड़े उभरे हुए थे। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 814। बायलियान ने बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देखा, उसकी आंखें पूरी तरह से मास्टर की आंखों से आकर्षित थी। लगता है मास्टर जी नाराज है, ऐसा विचार बायलियान के मन में आया। अगले ही क्षण उसका अनुमान सत्य सिद्ध हो गया। गद्दार। एक झटके के साथ एन लैन खड़ी हो गई। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को बायलियान की उंगली की ओर इशारा करने के लिए बढ़ाया, और जब वह उत्तेजना के बिंदु पर पहुंची, तो उसकी उंगली लगभग बायलियान की छोटी पहाड़ी पर जा लगी, जो उससे कई गुना छोटी थी। क्या आप मुझे नीची नजर से देख रहे हैं, आपके स्वामी? बात करो, कमीने। अब यह मत सोच कि तुम अपने मालिक और मुझे अनदेखा कर सकते हो क्योंकि अब तुम शक्तिशाली हो गए हो। मैं आपको बता दूं, आपके गुरु, मैं उस समय बंदूक लेकर चलता था और पूर्व से पश्चिम तक लड़ता था, 1 दर्जन अमर लोगों का सामना करता था। अन लैन को धक्का देने की आवाज भी शांत हो गई। ऐसा लगता है कि उसे इस तरह की बात नहीं बतानी चाहिए, इससे केवल बायलियान के लिए परेशानी ही होगी, और बायलियान को इस पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर बायलियान की इस समय ऐसी प्रतिक्रिया होना बिल्कुल सामान्य बात है, क्योंकि बायलियान की नजर में वह एक बेकार मास्टर है जो 200 से अधिक वर्षों से शरीर के शिखर पर अटका हुआ है और उसने कोई प्रगति नहीं की है। लेकिन मेरी बूढ़ी औरत अमर स्वर्गीय पूज्य है, तो क्या हुआ अगर वह ये कहते हुए क्रोधित हो जाती है कि वह क्रोधित है? संक्षेप में, ये बायलियान की गलती थी। एन लैन ने अपना सिर घुमा लिया। उसने अचानक पाया कि बायलियान उसे अजीब निगाहों से देख रही थी। वह अचानक घबरा गई। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई। मैं बकवास नहीं कर रही हूं, वो चीजें। वह ये नहीं बता सकी कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए वह बायलियान को और भी अधिक ध्यान से घूरती रही। मैं गुस्से में हूं, जल्दी करो और अपनी गलती का एहसास करो। बायलियान पराजित हो गया, पूरी तरह पराजित। ऐसे स्वामी का सामना करते हुए, ये कहा जा सकता है कि उसमें प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है। हाँ, गुरुजी, आप जो कुछ कहते हैं वह सब ठीक है। अब बायलियान की आंखों के सामने अचानक एक नया सिस्टम विकल्प प्रकट हुआ। कार्य 1, मास्टर के आपके साथ जाने के अनुरोध को अस्वीकार करें, पूरा होने पर इनाम, शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स और 10,000 रिटर्न फैन। कार्य 2, अपने साथ चलने के लिए मास्टर के अनुरोध पर सहमत होना, पूरा होने पर इनाम, रात की रोशनी नहीं। कार्य 3, हार मानकर रेतीले क्षेत्र में चले जाएं, पूरा होने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ 1-3। 100 मोड़ और 1000 वापसी वाला पंखा सबसे अच्छे आध्यात्मिक हथियारों में सबसे अच्छा आध्यात्मिक हथियार है। जब तक उसका साधना आधार प्रलय को पार करने के चरण तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह इस कार्य को चुनौती देने की हिम्मत करने पर मृत्यु के करीब होगी। टास्क 2 का इनाम नाइट लाइट है, जो एक बार इस्तेमाल होने वाला सहारा है।
इसका काम भ्रम से छुटकारा पाना और वास्तविकता को देखना है। इसका प्रभाव बायलियान की छेद और शून्य की तकनीक के समान है, लेकिन ये बहुत अधिक उन्नत है। मूल्य की दृष्टि से यह कड़ी मेहनत के 15 अंकों के बराबर होना चाहिए। इसलिए सामान्य प्रथा के अनुसार बायलियान को कार्य 3 चुनना चाहिए। इन दो कठिन कौशलों के बीच के अंतर को कम मत समझो, ये बायलियान को खुशी से विदा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अपने स्वामी की चौकस निगाहों के सामने बायलियान अभी भी निर्णय लेने में असमर्थ था। 2 या 3, 3, 3, 3 चुने। उफ। अंत में बायलियान ने आह भरी और अपना लक्ष्य कार्य 2 पर निर्धारित कर लिया। गुरुजी, मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं। एनलेन ने अपनी सतर्कता में कोई ढील नहीं दी। कौन सा समझौता? बाय लियान ने कहा, जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, मास्टर को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। क्यों? एनलेन को समझ नहीं आया। ये गुरु के प्रथम शिष्य का स्वैच्छिक अनुरोध है, बाय लियान ने कहा। उसने बिना झुके एनलेन की ओर देखा। आखिरकार एनलेन की आंखें बाय लियान की तरह कठोर नहीं थीं। काफी देर बाद उसने अपना दाहिना पैर थोड़ा पीछे खींचा। चूंकि आप दिखाने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो मैं दया करके सहमत हो जाऊंगी। बायलियान तब तक मुस्कुराता रहा जब तक उसकी आंखों में अर्धचंद्र नहीं आ गया। एनलेन ने अपने हाथों को छाती पर मोड़ लिया, जानबूझकर बायलियान की नजर से बचते हुए। बहुत देर नहीं हुई है, मैं ल्यू वॉन्टोव के शरीर को नया आकार देने के बाद हम तुरंत निकल पड़ेंगे। ठीक है। बायलियान ने हल्का सा सिर हिलाया। वह मास्टर के बिस्तर पर बैठ गई, और जब मास्टर ने धैर्यपूर्वक ल्यू वॉन्टोव के शरीर को फिर से आकार दिया, तो उसने धीरे से मास्टर की रजाई को सहलाया। छूते छूते अचानक उसे एक बहुत गंभीर प्रश्न का पता चला। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छू लिया। पहले उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसके शरीर का आकार मास्टर के समान हो गया, तो उसे अचानक पता चला कि वह कुछ मास्टर जैसी दिखती है। उद्धरण चिन्ह। क्या उसमें कुछ गड़बड़ है, या मास्टर में कुछ गड़बड़ है? बायलियान गहरी सोच में पड़ गया। एक ही समय पर, कहीं हजारों मील दूर रेत के मैदान में। चलो शुरू करो, जीफा दाव के सफेद बालों वाले तलवारबाज ने अपने पास खड़े लोगों से कहा। बाकी लोगों ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने एक के बाद एक अपने सामने खड़ी भट्टी में अपनी आध्यात्मिक शक्ति उंडेली। एक क्षण में काली रोशनी बहते पानी की तरह कड़ाई से बाहर निकलने लगी। आकाश अंधेरा हो रहा है। वरिष्ठ बहन बायवुप का आज रात आधिकारिक रूप से पदार्पण होगा। एटेटेटेट जैसा कि पहले कहा गया था, सीनियर सिस्टर बायवुप आज रात 7 बजे 10 अप्रैल स्टेशन बी पर पदार्पण करेगी। हर कोई इस पर ध्यान दे सकता है, इसकी लोकप्रियता बढ़ा सकता है, और सूची में सबसे आगे आ सकता है। यदि प्रभाव अच्छा है, तो ये कुछ नए पाठकों को आकर्षित कर सकता है। 2 खोज विधियां। 1. स्टेशन बी पर सीधे बायलियान आधिकारिक खोजें। प्रवेश करने के लिए उपयोगकर्ता या बायलियान आधिकारिक नाम वाले वीडियो पर क्लिक करें। 2. स्टेशन बी पर सीधे मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार खोजें। आप डेब्यू परिचय वीडियो पा सकते हैं, बस अंदर जाएं और इसका पालन करें। प्रीमियर आज रात 7 बजे है। बी स्टेशन लाइव प्रसारण क्षेत्र। फिर, हाल ही में मानव डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन प्रगति बहुत धीमी है। वर्तमान में केवल वरिष्ठ बहन बाय और चौथी जूनियर बहन के ड्राफ्ट हैं। अपने हाथ फैलाओ। इसके बाद इस खंड का चरमोत्कर्ष आता है। हर दिन अपडेट किए जाने वाले शब्दों की संख्या दिन की स्थिति पर निर्भर करती है। बस इतना ही, मैं पहले कोड करने जा रहा हूं। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 815। अध्याय 23 अंधेरा है, कृपया अपनी आंखें बंद कर लें। 4.5 के रेत क्षेत्र में डैमिंग किंग समारोह एक भव्य उत्सव है जो 1 महीने तक चलता है। एक समय की बात है, हर जुलाई में अनगिनत बाहरी लोग यहाँ उत्साह देखने आते थे। हजारों परिवारों की रोशनी धरती पर एक लंबी नदी से जुड़ी हुई है। उत्सव की चीखें पहाड़ के दक्षिण से लेकर उत्तर तक गूंज रही हैं। लेकिन जब से 3000 साल पहले अज्ञात परी आकाश से गिरी, उसने प्राचीन मिंग राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत को तोड़ दिया, और प्राचीन मिंग राज्य की सबसे लंबी नदी पी ली। तब से ये सब बदल गया है। वान विश मोती और अमर के टूटने के साथ ही पृथ्वी की जीवन शक्ति नष्ट हो गई। तेज हवा के साथ लाखों पीली रेत पूरे मिंगजोउ में भर गई। पहाड़, घाटियां, गांव और शहर, जब तक कि वे अमर साधकों द्वारा संरक्षित न हो, कुछ भी कई महीनों तक चलने वाले तूफान का सामना नहीं कर सकता। वास्तव में, एक किसान के लिए भी उस आपदा से बच पाना बहुत कठिन है। उनकी ताकत केवल साधारण लोगों के सापेक्ष ही है।
उस अमर के सामने वे रेशम के कीड़ों की तरह कमजोर थे। कोई नहीं जानता कि वह अमर कितना शक्तिशाली है। वह अचानक प्रकट हुआ, वह भी अचानक चला गया। इस दुनिया में अब उसका नाम नहीं है, केवल उसके द्वारा छोड़े गए निशान ही पूर्वी देव महाद्वीप की भूमि पर हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। भले ही बारिश हो और हवा चले, भले ही आसमान से ठंडी हवाएं बरसें, भले ही हजारों मील तक बर्फ गिरे, 3000 साल बाद भी यह घाव ठीक नहीं हो सकता। हालांकि मानव जाति का अधिकांश इतिहास संघर्ष का इतिहास है। वे रूमाओं से खून पीकर आए हैं। चाहे पीड़ा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे उन्हें कभी पूरी तरह से कुचल नहीं पाए। उम्मीद की आग पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पहले तो ये रात में जुगनू की तरह दिखने वाली रोशनी के कुछ बिंदु थे। बाद में ज्वाला ने पहाड़ों को रोशन कर दिया, और बाद में सितारों जैसी लपटें सितारों में बदल गईं। चुपचाप जमीन को देखते हुए मिंगजो से सैंडी तक के परिवर्तन ने यहां रहने वाले लोगों को प्रभावित नहीं किया है। यहां तक कि पीली रेत भी उन्हें अपने घरों के पुनर्निर्माण से नहीं रोक सकती। तब बस्तियां बसी, कस्बे बने और देश में धीरे धीरे व्यवस्था बहाल हुई। हालांकि वे गरीब हैं, फिर भी वे जीने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आम लोगों के लिए यह संभवतः सामान्य बात है। आकाशगंगा के नीचे लटकी बादलों का पीछा करती नाव में बाय लियान ने धनुष पर झुककर डेक को सहलाया। चांदनी में चांदी से ढके विशाल रेतीले समुद्र को देखते हुए उसने कुछ भावुक होकर कहा। सु युवेई और होंग यी जो उसके पास खड़े थे, उन्होंने एक स्वर में अपना सिर हिलाया। दोनों लोगों के आंदोलन बहुत ही मौन है, जैसे कि उन्हें कॉपी करके पेस्ट किया गया हो। मियाओ मियाओ मियाओ, सीनियर सिस्टर बाई ने बहुत बढ़िया कहा। बाय लियान ने अपना सिर घुमाया और तीनों छोटी बहनों को उनकी आंखों के कोनों में मुस्कुराहट के साथ घूरने लगा। प्यारा तो प्यारा है, लेकिन अरे ये कुछ भी नहीं है। बाय लियान ने असहाय होकर अपने हाथ फैला दिए। उसे याद आया कि आधे दिन पहले क्या हुआ था। शुरू में वह अपने मालिक के साथ रेतीले इलाके में घुसकर 2 व्यक्ति जीवन जीना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, तीसरी छोटी बहन, जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी, लाल रंग की पोशाक पहने हुए दरवाजे पर आ गई। बड़ी बहन, तीसरी जूनियर बहन और होनई ने उसे बाएं से दाएं काट दिया, जो मीठे और स्वादिष्ट सैंडविच बिस्कुट की तरह लग रहा था। 2 जोड़ी लाल आंखें पानी से भरी हुई थीं, मानो बाय लियान की हरकतों के कारण कभी भी पानी बह निकलेगा। कम से कम अपना लाल कोट तो ले आओ, तीसरी छोटी बहन ने ऐसा कहा। बाय लियान ने स्वाभाविक रूप से अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। ये बहुत खतरनाक है। गुरु की सहायता के बाद भी सड़क अभी भी गहरी है और सड़क के नीचे का भाग देख पाना कठिन है। बाय लियान खुद नहीं जानती कि सड़क के अंत में उसका इंतजार खुशी या दर्द से होगा, और वह तीसरी जूनियर बहन को इस कीचड़ भरे पानी में नहीं जाने देगी। तीसरी जूनियर बहन के लिए ये सब करना अभी बहुत जल्दी है। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक रुको, ठीक है? मैं अगली बार तुम्हें जरूर अपने साथ लाऊंगा और हम मास्टर के साथ होंगे। बाय लियान ने हाथ बढ़ाकर तीसरी जूनियर बहन और होंग यी के सिर को छुआ। तीसरी कनिष्ठ बहन ने हठपूर्वक उसकी ओर देखा। बाय लियान जानती थी कि वह क्या सोच रही थी। ये और कुछ नहीं था सिवाय इसके कि मैं अब जवान नहीं रही। लेकिन छोटा और छोटा नहीं कहना नहीं है, बल्कि करना है। अरे सीनियर सिस्टर की बात सुनो, चलो भविष्य में इस तरह का काम करते हैं। बाय लियान तीसरी जूनियर बहन को सांत्वना देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह बोल रही थी, मास्टर ने उसे बीच में ही रोक दिया। तो फिर चलो साथ साथ चलते हैं, एन लैन ने बिना सिर उठाए कहा। लेकिन अचानक एन लैन ने अपना सिर धीरे से उठाया, जैसे कि वह अपने स्वामी की महिमा को फिर से आकार देना चाहती थी। उसने अपना चेहरा उठाया और कहा, क्यों, आप अपने स्वामी को फिर से अपनी आंखों में क्यों नहीं रखते? ऐसा कैसे हो सकता है? अंत में बाय लियान ने अनिच्छा से अनुपालन किया। एन लैन अपने स्वामी की महिमा को पुनः स्थापित करना चाहती थी, और वह एक वरिष्ठ बहन के रूप में अपना आचरण भी बनाए रखना चाहती थी। अगर मास्टर ने बिना कुछ कहे तीसरी कनिष्ठ बहन के सामने उसकी गांड पर मुक्का मारा, तो भविष्य में उसे कनिष्ठ बहनों का सामना करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। एन लैन ने धीरे से सांस ली और भावशून्य होकर अमृत तैयार करना जारी रखा। महान सु युवेई का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने चाहा कि वह तुरंत एन लैन को गले लगा ले और उसे जोर से काट ले। उसे पहले ये क्यों नहीं लगा कि मास्टर जी भी सीनियर सिस्टर बाय जितने प्यारे थे, लेकिन उसने अभी भी पर्याप्त संयम बनाए रखा। वह सीनियर सिस्टर बाय के संवेदनशील क्षेत्र को उत्तेजित करना जारी नहीं रखना चाहती थी। यदि वरिष्ठ बहन बाय ने गुरु की इच्छा का उल्लंघन करने और उन्हें नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, तो उनके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ठीक इसी तरह 15 जुलाई की दोपहर को बाय लियान जल्दी से डिक्सियन गेट से निकल गया।
वे आकाश सर्वेक्षण ताबीज के माध्यम से रेतीले क्षेत्र के समीप तक पहुंचे और फिर बादल का पीछा करने वाली नाव को जूनियर सिस्टर लू द्वारा चिन्हित स्थान की ओर तेजी से उड़ान भरने के लिए ले गए। मास्टर के प्रयासों से जूनियर सिस्टर लू ने सफलतापूर्वक अपना भौतिक शरीर पुनः प्राप्त कर लिया, लेकिन क्योंकि उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, इसलिए उसे जागने से पहले कई घंटों तक वार्म अप करने की आवश्यकता होगी। वह अब शांति से सोती है। उसके शरीर पर चांद की कोमल रोशनी फैल रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसने पानी के रंग का घूंघट ओढ़ रखा है। चीजें अस्थायी हैं। बाय लियान ने मानचित्र पर ध्यान केंद्रित किया। लाल घेरे से चिन्हित स्थान रेत के मैदान में गहराई में है। वहां बड़ी संख्या में मृद्यान हैं, जो रेत के मैदान में दुर्लभ और शांत स्थान है। यहां आने से पहले बाय लियान ने मिंगजो प्राचीन अनुसंधान अभिलेख पढ़ा। पुस्तक में कहा गया था कि यह कभी शांग्यांग जियानजोग का निवास स्थान था। शांग्यांग जियानजोग एक आत्मा साधना संप्रदाय है जो हजारों साल पहले मिंगजो में स्थापित हुआ था। अपने चरम पर ये 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक था। यहां तक कि अमर की मृत्यु के समय भी ये पूर्वी देव महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण संप्रदायों में से एक था। उस दिन शांग्यांग जियानजोग ने प्रचार करने के लिए एक वेदी खोली। वानजांग शियागुआंग आकाश से उड़ गया और बादलों में छिपी एक परी की आवाज थी। सन जोगझू, जिसने लोगों के सामने शांग्यांग अमर तकनीक का रहस्य दिखाया, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह शांग्यांग अमर संप्रदाय का अंतिम गौरव था। स्वर्गीय आग ने परी वेदी को फाड़ दिया। अमर धर्म शरीर एक राक्षस में बदल गया। शांग्यांग अमर संप्रदाय के संरक्षक सरनी को उड़ती बर्फ की गेंद में बदल दिया। अपने घर की रक्षा के लिए अनगिनत अमर साधकों ने कड़ा संघर्ष किया। वे या तो अकेले ही अमर धर्म शरीर के साथ भयंकर युद्ध करते थे, या अमर धर्म शरीर को घेरने के लिए एक बड़ी सेना बनाते थे। हालांकि भले ही उन्होंने अपनी आत्मा को जला दिया और अपने शरीर को रक्त से बलिदान कर दिया, फिर भी वे अंत में पागल आदमी के अमर धर्म शरीर को रोकने में शक्तिहीन थे। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 816। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे कि कैसे अमर शरीर ने जियानजों के द्वार को तोड़ दिया, उसे हजारों वर्षों से पैतृक भूमि को समतल करते देखा, और उसे उन पैतृक जानवरों का वध करते देखा जो संप्रदाय की स्थापना के बाद से जियानजों की रक्षा कर रहे थे। आसमान खून से सना हुआ था। आंसू सचमुच बारिश की तरह हैं। बाय लियान की पुस्तक के शब्दों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय स्थिति कितनी निराशाजनक थी। अन्यथा अमर संप्रदाय का राजसी संप्रदाय गुरु एक मूर्ख में कैसे बदल सकता था, जो बाद में सड़क के किनारे केवल हंस सकता था और रो सकता था। क्यों 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 हाँ क्यों इतना शक्तिशाली आकाशीय प्राणी अचानक पागल क्यों हो गया? उस दिन बच्चे अपने माता पिता के लौटने का इंतजार कर रहे थे, जो खेतों में काम कर रहे थे। उस दिन पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी, जो सामान देने गया था। उस दिन अनगिनत विदाइयां हमेशा के लिए विदाइयों में बदल गईं। 3000 साल बाद भी इसका उत्तर किसी को नहीं मिल पाया है, और 3000 साल बाद भी जो लोग इस उथल पुथल में मारे गए, वे आज भी चैन से नहीं सो पाते हैं। बाय लियान ने आह भरी। अब इन बातों के बारे में सोचना बेकार है। अगर वह जवाब जानना भी चाहे तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे जरूरी काम परी दुनिया से आए उन आगंतुकों से छुटकारा पाने का रास्ता खोजना है, जो वान जहर मोती को जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तभी कुछ कर सकते हैं जब आप जीने के लिए कड़ी मेहनत करें। जाओ। बाय लियान। इस समय एनलैन, जो कुर्सी पर सो रही थी, अचानक उठ खड़ी हुई। दा वह बिना कुछ कहे झुयुन झोऊ के स्टारबोर्ड की ओर चली गई। फिर वह वहीं एक दृढ़ चीड़ और सरू के पेड़ की तरह जम गई। मालिक, बाय लियान ने संदेह से पुकारा, लेकिन एनलैन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ गड़बड़ है क्या? और यह एक बड़ी समस्या है। पिछली दुनिया और गुइक्सू को छोड़कर बाय लियान ने कभी भी मास्टर को इस तरह से अपना धैर्य खोते नहीं देखा। वह अब और शांत नहीं बैठ सकती थी। वह उठी और तेजी से चली गई, और फिर मालिक की दृष्टि की रेखा का अनुसरण करते हुए पश्चिम की ओर अंधेरी रात में चली गई। आज चांदनी हल्की लेकिन चमकीली है, इसलिए बिना किसी मंत्र का उपयोग किए भी बाय लियान दूर के दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है। रात का आकाश मूलतः गहरे नीले रंग का था, जिसमें असंख्य चमकीले पीले तारे बिखरे हुए थे, और नीचे का शहर उत्सवी मोमबत्तियों से जल रहा था। सब कुछ शांतिपूर्ण और गर्म है, लेकिन ऐसी एकाकी तारों भरी रात की तस्वीर के किनारे पर निराशाजनक रूप से स्याह कालापन धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकालता है, ठीक समुद्र तट पर उमड़ती हुई लहरों की तरह। जहां भी यह गुजरता है, सारा प्रकाश निगल जाता है। बाय लियान ने अपनी सांस रोक ली। एक क्षण बाद उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसे एक भयानक चीज दिखी।
जब वह बहुत देर तक उस विशाल काले पर्दे को देखती रही तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। मत देखो, बाय लियान ने तीसरी जूनियर बहन की आंखें ढक दी। कुआं। तीसरी जूनियर बहन ने हैरानी से अपने हाथ हिलाए। बाय लियान की छाती पर कई बार थप्पड़ मारे गए, लेकिन उसका ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं था। वह नहीं जानती थी कि यह क्या है, लेकिन वह जानती थी कि रेत के मैदान की यह यात्रा वास्तव में जानलेवा अवसरों से भरी हुई थी, जैसा कि सिस्टम ने भविष्यवाणी की थी। शायद उसे नहीं आना चाहिए था, या शायद उसे अब नहीं आना चाहिए था। यह अंधेरा है। इस समय एन लैन की आवाज अचानक सुनाई दी। बाय लियान ने सिर हिलाया। वास्तव में, शायद यह असली रात है। उसने पूछा, गुरुजी, यह क्या चीज है? एन लैन ने कहा, घृणा, क्रोध, अनिच्छा, ईर्ष्या, भय। बाय लियान दंग रह गई। एन लैन ने बताया, इससे निपटना कटावकारी धूल से भी अधिक कठिन है। इस तरह बाय लियान समझ सकता है कि मास्टर को उसके साथ यहां आने के लिए कहना अभी भी खतरनाक क्यों है। उसके दिल पर एक छाया थी, लेकिन उसने हमेशा की तरह कोई असामान्यता नहीं दिखाई। उसने सिर्फ तीसरी जूनियर बहन को सावधानी से दूसरी दिशा में घुमाया और फिर चेतावनी दी, कोई बात नहीं, तुम उस अंधेरे दृश्य को नहीं देख सकती, हाँ, और तुम वही हो। तीसरी जूनियर बहन और होंग यी ने भ्रम में सिर हिलाया। पहले जाकर आराम करो। हाँ, बहन। बाय लियान चुपचाप एनलैन के पास खड़ी रही। आधे पौने घंटे बाद बादलों का पीछा करती नाव चमकती तारों भरी रात में आगे बढ़ती हुई शिवू नामक एक प्राचीन शहर के बाहर रुकी। जूनियर सिस्टर लू का घर शहर के उत्तर में स्थित है। बाय लियान को नाव से उतरने की कोई जल्दी नहीं थी। वह 1 और 1/4 घंटे तक नाव पर रही और आखिरकार जूनियर सिस्टर लू के लंबे सपने से जागने तक इंतजार किया। वास्तव में आने और जाने में 12 घंटे से भी कम समय लगा। लेकिन लू वॉन्टोव के लिए यह रास्ता इतना लंबा है कि वह पूरी जिंदगी इससे बाहर नहीं निकल सकती। उसे एक सपना आया था। सपने में वह अपने बचपन में लौट गई। वह एक यादगार अतीत होना चाहिए था। उस समय वह मासूम और बेफिक्र थी। क्योंकि वह लू परिवार की सबसे बड़ी महिला है, इसलिए उनका जन्म बिंग के रूप में हुआ। लू परिवार के लोगों ने उसका समर्थन किया, शिवू शहर के लोगों ने उसका समर्थन किया, तथा आसपास के अन्य कुलीन परिवारों के लोगों ने भी उसका समर्थन किया। उन नश्वर लोगों के विपरीत जो जीने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, उसे सपने देखने का अधिकार है। हाँ, पीली रेत की थीम वाली इस उबाऊ दुनिया में सपने देखना भी एक विलासिता है। उसके कई सपने हैं। उसने कहा कि वह राजा डैमिंग की तरह बनना चाहती थी, उसने कहा कि वह एक नायक बनना चाहती थी, और उसने कहा कि वह शायू को वापस खूबसूरत मिंगजो में बदलना चाहती थी। लेकिन जब वह बड़ी हुई तो उसे एहसास हुआ कि सपने सिर्फ सपने ही होते हैं। वह साधारण नहीं है। उसका जन्म निश्चित रूप से बुरा नहीं है, और उसकी योग्यता असंख्य लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय है। लेकिन वह हीरो भी नहीं हो सकती। नायक बनने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और उसके पास कभी भी उस तरह की शक्ति नहीं थी, और ऐसा लगता नहीं है कि उसके पास कभी होगी। जो व्यक्ति अपने पिता को भी नहीं बचा सका, वह घातक रूप से बीमार मिंगजो को कैसे बचा सकता है? खालीपन की यह प्रबल भावना ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और लू वॉन्टोव को उसके सपने से जागृत कर दिया। लेकिन वह चाहती है कि वह कभी जाग न सके, क्योंकि वह जाग गई और उसने पाया कि वह विभाजित हो गई है। वह दो व्यक्ति बन गई। उसने चुपचाप दूसरे स्वयं को अभी भी मासूमियत से उन सपनों को देखते हुए देखा। बार बार। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 817। वही तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमती रही। पूरी आशा से लेकर आत्मसंदेह तक, तथा पिछले सपने को पूरी तरह त्याग देने तक। जो त्याग दिया गया वह न केवल सपना था, बल्कि उसके शरीर का तापमान भी त्याग दिया गया। लू वॉन्टोव को लगा कि वह रेत पर नहीं, बल्कि बर्फ के मैदान पर खड़ा है, जहां भारी मात्रा में बर्फ गिर रही है। उसके होंठ कांपने लगे। उसने दूसरे को ऐसा करने से रोकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत कोशिश की, लेकिन दूसरा उसे सुन नहीं सका। क्योंकि लू वॉन्टोव के हाथ असहाय होकर गिर पड़े। वह जानती थी कि यह सब पहले भी हो चुका है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उस अतीत को नहीं बदल सकती जो एक स्थापित तथ्य बन चुका है। क्या ये शक्तिहीनता की भावना है? हाँ, लू वॉन्टोव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि उसे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वह अपने आप पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख सकी। हर बार जब अतीत उसकी आंखों के सामने पुनर्जन्म लेता, तो उसके दिल पर छाए काली छाया और अधिक चौड़ी होती जाती, और अंत में
वह अपने वर्तमान को नकारने के कारण पूरी तरह से खो जाती। लू वाटोग जमीन पर बैठ गया। वह चुपचाप इस अंत का इंतजार करती रही। लेकिन जब उसने सब कुछ छोड़ दिया तो अचानक उसके सिर के ऊपर से एक जानी पहचानी आवाज आई। जूनियर बहन लू, उठो। जूनियर सिस्टर लू, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? आंखें। लू वोंटोग ने संदेह से अपनी आंखों को छुआ और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। अरे, ये ऐसे कैसे हो गया? उसने हताश होकर अपनी आंखें खोली। उसे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी, इसलिए उसने अपनी आंखें और भी जोर से खोली, और अंततः कोहरे को चीरते हुए वह सपने से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। लू वोंटोग ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उसके सामने जो धीरे से पुकार रही है, वह स्पष्टतः सीनियर सिस्टर बाय है, जिसके चेहरे पर थोड़ी चिंता है। यहाँ उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से यह नहीं पूछा कि क्या यह अंडरवर्ल्ड है। अपने सिर के ऊपर तारों से भरे आकाश को देखते हुए, जो इतना परिचित था कि अब वह उससे परिचित नहीं रह सकती थी, उसे अचानक समझ में आया। ये सेबू शहर है, उसका गृहनगर। जूनियर सिस्टर लू, आप आखिरकार जाग गईं। बाय लियान ने राहत की सांस ली। मैं। लू वोंटोग ने अपना मुंह खोला और वह मुस्कुराने लगी। वरिष्ठ बहन बाय, आपने मुझे क्यों बचाया? शायद इसलिए। बाय लियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तुम बुरे व्यक्ति नहीं हो, है ना? लू वोंटोग दंग रह गया। क्या यही कारण है? लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई समस्या है। क्योंकि उसके सामने जो खड़ी है वह सीनियर सिस्टर बाय है। सम्राट बाय लियान के उपनाम का आनंद लेने से पहले वरिष्ठ बहन बाय एक जन्मजात संत के रूप में अधिक प्रसिद्ध थी। ये पवित्र शब्द न केवल उसकी प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि उसके हृदय को भी दर्शाता है। बाय लियान ने कुछ देर सोचा और कहा, यदि आप अन्य कारणों के बारे में बात करना चाहते हैं। एम्मा, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि आप मेरी छोटी बहन हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लू वाटोग ने अपना मुंह खोला। उसी क्षण उसका दिल पूरी तरह से धड़कना बंद हो गया। अब जब बड़ी बहन बाय अभी भी उसे छोटी बहन मानती है। हालांकि उसने उपाय किया, फिर भी उसने सीनियर सिस्टर सू युवेई को चोट पहुंचाई। बाय, सीनियर सिस्टर बाय। लू वोंटोग की आवाज थोड़ी कांप उठी। ठीक है, किसी और चीज के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हें पहले तुम्हारे घर वापस ले जाऊंगा। बाय लियान ने धीरे से लू वोंटोग के कंधे को रोका, और लू वोंटोग उसकी छाती पर गिर गया। यह मूलतः एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण दृश्य था। हालांकि बाय लियान को पीछे से एक अजीब सी नजर महसूस हुई। एक क्लिक के साथ दो मिशन विकल्प सामने आ गए। पहला काम जूनियर सिस्टर लू को गले लगाते रहना है। दूसरा काम जूनियर सिस्टर लू को जल्दी से सीधा खड़ा करना है। तो फिर इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। दो चुने। जूनियर सिस्टर लू, चलो चलें। बाय लियान खड़ी हुई और गंभीर चेहरे के साथ बोली। हाँ। लू वोंटोग थोड़ा चौंका। बाय लियान ने आंखें नहीं सिकोड़ी। इस समय एन लैन, सू युवेई और होनई, जो अभी तक अजीब दिख रहे थे, सामान्य हो गए। चल दर, आन लैन ने हल्के से कहा। कुछ लोग युंझोऊ का पीछा करते हुए ऐसे ही चले गए, और शिवू शहर की ओर चल दिए, जहां छायादार दृश्य तैरने ही वाला था। पीली रेत, विशाल शहर, तारों भरी रात और दूर तक छायादार दृश्य लहरों की तरह है। ये छापे रेत के मैदान में असाधारण रात का निर्माण करती हैं। अध्याय 24। सम्राट बाय लियान यहाँ है, हम 7000 बचाएंगे। चाहे सतह पर हो या अंदर, यह एक जीवंत रात थी। इसमें शामिल हर कोई ऐसा ही सोचता है। यहां तक कि लू वोंटोग भी, जो लगातार अपने अतीत को नकार रहा है, कोई अपवाद नहीं है। जब वह सेबू शहर के मोटे पत्थर के गेट से गुजरी और अपने चेहरे की ओर बढ़ती नारंगी लाल रोशनी को देखा, तो उसने अचानक पाया कि उसका दिल पहले की तुलना में बहुत शांत था। इस समय अशांत लहरें मानो जम गई थी, और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ समय तक नहीं रुकेंगी। लू वोंटोग लंबी और संकरी सड़क को शून्य दृष्टि से देखता रहा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लगभग घर आ चुकी है? उसने पाया कि उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई, नारंगी प्रकाश के धब्बों से भर गई, और प्रकाश के धब्बों के पीछे एक जीवंत उत्सव कार्यक्रम चल रहा था। कोई व्यक्ति सामान बेचने के लिए दुकान लगा रहा है। कोई व्यक्ति सड़क पर करतब दिखा रहा है। एक सफेद बालों वाली, भूरी मांसपेशियों वाली नर्तकी, जिसका पेट खुला हुआ है, नृत्य कर रही है। किसी ने बाढ़ में राजा डैमिंग के मिथकों और किंवदंतियों को बताया। वहां लोग महान मिंग राजा की एक विशाल लकड़ी की नक्काशी को सड़क के पार धकेल रहे हैं। यहाँ का विषय है हंसी। बेशक कभी कभी कुछ असंगत प्रसंग भी सामने आते हैं। माँ। सड़क के कोने पर बच्चों की बचकानी चीखें अचानक उत्सव की रोशनी को चीरती हुई सुनाई देने लगी।
प्राचीन मिंगझोऊ की पारंपरिक पोशाक पहने एक युवती बगल से निकली। रो मत, माँ यहाँ है। कैंडी पकड़े हुए बच्चे ने तुरंत रोना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर बिना किसी अशुद्धता वाली मुस्कान आ गई। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। TOC। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 818। लू वॉन्टोग ने अपनी सांस रोक ली। उसे वह सुखद समय याद आया जब बचपन में उसके पिता उसे महोत्सव देखने ले जाते थे। तभी उसे वह दिन याद आया जब वह रेतीले क्षेत्र को छोड़कर दुक्सियानमेन गई थी। क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह यहाँ वापस आ सकेगी या नहीं, इसलिए उसने जानबूझकर आधा दिन पूरे सेगू शहर का भ्रमण करने में बिताया। क्या कपास के पेड़ के छिलके बेचने वाला बूढ़ा आदमी आज भी यहाँ अपनी दुकान लगाता है? लू वॉन्टोग तेजी से वहां पहुंची, लेकिन उसे अफसोस हुआ कि कपड़े पर कपास के पेड़ के गोले नहीं, बल्कि कुछ नाजुक हस्तनिर्मित लकड़ी की नक्काशी थी। लड़की, क्या तुम्हें एक चाहिए? बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया, एक दयालु मुस्कान दिखाए। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। लू वॉन्टोग ने अपना सिर हिलाया। उसे उस तरह की चीज की जरूरत नहीं है, और सीनियर सिस्टर बाय उसके ठीक बगल में है, इसलिए वह सीनियर सिस्टर बाय को बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करा सकती। लू वॉन्टोग आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे कई लोग दिखे जिन्हें उसने उस दिन जाते समय देखा था। नर्तकियों के सूट बेचने वाली चाची ने अपना व्यवसाय बदलकर अनुष्ठानिक पगड़ियां बेचना शुरू कर दिया। तले हुए अखरोट बेचने वाले छोटे भाई ने अपना व्यवसाय बदलकर चीनी की मूर्तियां बेचना शुरू कर दिया। मांस बेचने वाली लड़की ने अपना करियर बदलकर शकरकंद का आटा बेचना शुरू कर दिया। वही स्थान, वही व्यक्ति, भिन्न समय, भिन्न मार्ग। तो क्या लोग धीरे धीरे बदलते हैं? लू वॉन्टोग चौराहे पर रुक गया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा दिल बेवजह दुख रहा है। वह अपना सिर घुमाकर सीनियर सिस्टर बाय और पीछे खड़े अन्य लोगों का इंतजार करने लगी। उसने देखा कि सीनियर सिस्टर सू और सीनियर सिस्टर हॉन्ग सीनियर सिस्टर बाय के कपड़ों को बाएं से दाएं पकड़ रही हैं। तब सीनियर सिस्टर सू ने अपनी आंखें मूंद ली और एक भोले भाव से कहा, बड़ी बहन, अभी जो बच्चा आया वो बहुत प्यारा है। तारांकन। वरिष्ठ बहन, क्या केवल पुरुष भिक्षु और महिला भिक्षु ही एक साथ बच्चे पैदा कर सकते हैं? वरिष्ठ बहन, बच्चे को जन्म कैसे दिया जाता है, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? बाय लियान ने पाया कि उसके सामने एक सिस्टम कार्य आ गया है। पहला काम यह है कि वह तीसरी छोटी बहन का हाथ थामकर मार्गदर्शन करे। दूसरा कार्य तीसरी कनिष्ठ बहन को सैद्धांतिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। तीसरा काम है कुछ भी न बोलना। तारांकन। बाय लियान सीधे हैरान थी, लेकिन इस बार वह कार्य नहीं चुन सकी, क्योंकि इससे पहले कि वह कोई कार्रवाई कर पाती, स्वामी अचानक भूत की तरह बाहर निकल गए। तड़क गया। जल्द ही, जैसे ही वाक्य बच्चों को बीच में बोलने की अनुमति नहीं है निकला, आक्रामक एनलेन ने सू युवेई के सिर पर कई बार वार किया। बैकक्वोट है, नो, मारो। बच्चा एकदम अचंभित रह गया। मैं कौन हूं? कहां हूं? मैंने अभी क्या कहा? हम यहाँ खेलने नहीं बल्कि व्यापार करने आए हैं, एनलेन ने सू युवेई को चेतावनी देते हुए कहा। सू युवेई ने अपना सिर नीचे किया और दुखी होकर माफी मांगी। वह कसम खाती है कि वह वास्तव में कोई बुरा काम नहीं करना चाहती थी। वह वास्तव में नहीं जानती कि बच्चा कैसे पैदा किया जाता है। वह इतने वर्षों से भागती रही है और लड़ती रही है, और किसी ने भी उसके सामने कभी भी ऐसा विषय नहीं उठाया। उद्धरण चिन्ह। समझ गया। बाय लियान ने पाया कि सिस्टम ने स्वचालित रूप से उसके लिए कार्य 3 का चयन किया था। चाय समारोह जोड़ 1। चाय, तुम्हारी बहन चाय। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसे पता भी नहीं चला कि उसका चाय समारोह 19 बजे तक पहुंच गया था, और 25 बजे की ऊपरी सीमा उसकी पहुंच में लग रही थी। प्रभावित। आप कहते हैं कि 19 बजे की चाय की रस्म की जगह सारी संरचनाएं ले लेंगी, इसलिए वह स्वर्ग नहीं जा सकती। गठन के शीर्ष पर, दुनिया पर गर्व है। अगर मुझे कुछ भी दया नहीं है, तो स्वर्ग होगा। परेशान होकर, बाय लियान ने सिस्टम पैनल बंद कर दिया, और धीरे से तीसरी जूनियर बहन का हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ रहो, खो मत जाना। तीसरी जूनियर बहन के चेहरे पर दबा दर्द तुरंत मिट गया। महान सीनियर सिस्टर बाय को कौन पसंद नहीं करेगा? बेशक बाय लियान ने मास्टर की आंखों में नजर देखी, इसलिए उसने अपना खाली बायां हाथ आगे बढ़ाया। एनलेन बाय लियान के हाथ पकड़ने के इरादे को अनदेखा करते हुए सीधे उसके पास से चली गई। आपको क्या लगता है मैं कौन हूं? मैं अमर स्वर्गीय पूज्य हूं जो संसार को देखता है और ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। चाहे तुम मेरा सिर ही क्यों न फाड़ दो, मैं बच्चों की तरह तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। पहले जाओ और अपने परिवार से मिलो, और फिर हम समस्या को हल करने के लिए उस अंधेरे स्थान पर जाएंगे।
एन लैन ने लू वॉन्टोग से कहा। लू वॉन्टोग ने बार बार सिर हिलाया। अरे, बाय लियान ने मालिक की पीठ की ओर देखा। यह उसकी गलती नहीं है, यह मालिक है जो उसे नापसंद करता है। चलो हम भी चलें। मास्टर और जूनियर सिस्टर लू को दूर जाते देख बाय लियान ने तीसरी जूनियर सिस्टर को उनका पीछा करने के लिए खींच लिया। वे पटाखों से भरे शहर से लेकर अंधेरी गलियों तक सड़कों और गलियों से गुजरे। इस समय लू वॉन्टोग जो आगे चल रहा था, अचानक रुक गया। जूनियर सिस्टर लू, बाय लियान ने धीरे से पुकारा। लू वॉन्टोग ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बर्फ की मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। बाय लियान ने पाया कि उसके शरीर का तापमान तेजी से गिर गया और बाय लियान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपनी चेतना खो दी। तब एक सांस लेने के बाद बाय लियान के चेहरे पर आई हल्की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। सड़क के अंत में एक सरल रक्षात्मक संरचना के माध्यम से उसकी चेतना एक अस्थिर स्थान में प्रवेश कर गई जो बाहर से दिखने वाले स्थान से 10 गुना बड़ा था। ये लू परिवार है। हालांकि इस विशाल सड़क पर घर पर कोई नहीं है। न केवल वहां कोई भी नहीं है, बल्कि वहां कोई जीवित कीट या पक्षी भी नहीं है। बाय लियान को यहां जीवन की कोई सांस नहीं मिली। हालांकि वहां लोगों के रहने के कई निशान थे, जैसे सूखने के लिए लटके कपड़े, आधी परिष्कृत गोलियां, फिर भी उसे केवल मौत का सन्नाटा महसूस हुआ। वैसे ये लाल धब्बा खून के धब्बे हैं। बाय लियान थोड़ा हैरान हो गया। उसने ये नोटिस किया है, जूनियर सिस्टर लू जो 20 साल से यहाँ रह रही है, वह इसे कैसे नोटिस नहीं कर सकती। आखिरकार उस संरचना का उपयोग दुश्मन को रोकने के लिए किया गया था, न कि अपने स्वामी को रोकने के लिए। पफ! उस क्षण लू वॉन्टोग के शरीर की सारी ताकत उसके आंसुओं के साथ गायब हो गई। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, उसके हाथ कमजोरी से गीली स्कर्ट को दबा रहे थे। क्यों? क्या आपने यह नहीं कहा कि यह एक सौदा है? क्या आपने यह नहीं कहा कि आप मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्या आपने यह नहीं कहा कि मेरे पिता की चोट ठीक हो गई है? उसकी आवाज भारी थी और जब वह रोती थी तो उसकी आवाज किसी घायल जंगली लोमड़ी जैसी लगती थी। इस अध्याय का अंत। TOC ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 819। एक क्षण में ही उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। वह जूनियर सिस्टर लू को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने पाया कि वह कुछ भी नहीं कह सकती। उसने कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया है और उसकी याददाश्त में माता पिता के रूप में ऐसी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए वह उसके साथ सहानुभूति नहीं रख सकती है और वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उपयोगी सलाह नहीं दे सकती है जिसने इसका अनुभव किया है। वह जूनियर सिस्टर लू के परिवार को भी पुनर्जीवित नहीं कर सकी। जैसा कि उसने पहले भी देखा था, वह स्थान पूरी तरह से खाली था और उसे आत्मा में थोड़ा भी उतार चढ़ाव नहीं मिला। इस समय तीसरी जूनियर बहन खड़ी हुई। उसका शरीर छोटा है, लेकिन लू वॉन्टोग को गले लगाने के लिए यह पर्याप्त है। जूनियर बहन लू। अचानक मिली गर्माहट ने लू वॉन्टोग को अपना सिर ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। उसकी नम आंखों के कारण वह सू युवेई का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह उसके कपड़ों के रंग से अपने सामने खड़े व्यक्ति की पहचान बता सकती थी। क्यों? जाहिर है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ दुखद किया है, फिर भी तुम मुझे सांत्वना देने क्यों आते हो? यह अनुचित है। प्रतिशोध ही होना चाहिए। लू वॉन्टोग धीमी आवाज में बुदबुदाया। यदि उसने शुरू से ही अपने लाभ के लिए दूसरों को सताने के बारे में नहीं सोचा होता, तो हालात इस तरह विकसित नहीं होते, है ना? वह वही थी जिसने लू परिवार के बाकी सदस्यों को नुकसान पहुंचाया था। ये वह महिला थी जिसने अपने पिता और पुत्री के कारण कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये सब उसकी गलती है। जूनियर सिस्टर लू, सू युवेई घबरा गई। उसने पाया कि जितना अधिक वह उसे दिलासा देती, उतना ही अधिक लू वॉन्टोग का शरीर कांपता। ये किसी बड़ी बात की प्रस्तावना है। कैसे करें? असमंजस में पड़ी वह केवल बाय लियान पर ही अपनी नजरें गड़ाए हुए थी। बहन, मैं मरने वाला हूं। पानी ऐसा लहरा रहा था मानो किसी भी क्षण बह निकलेगा। मैं सचमुच आपकी मदद नहीं कर सकता। तो फिर मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। बाय लियान तीसरी जूनियर बहन और लू जूनियर बहन की ओर चली गई, लेकिन कुछ कदमों की बहुत छोटी यात्रा अचानक इस समय एक प्राकृतिक बाधा में बदल गई। वह रुक गई। उसने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। उसी समय अलग अलग जगहों पर अनगिनत लोगों ने उसके जैसे अपने सिर उठाए। ये संभवतः एक अजीब परिवर्तन था जिसे सेबू शहर में कोई भी नहीं देखना चाहता था। सभी के सिर के ऊपर मूल रूप से एक चमकीला तारों वाला आकाश लटका हुआ था।
आकाश में तारे और जमीन पर रोशनी एक दूसरे के पूरक थे, जो त्योहार के जश्न के लिए एक सुंदर पृष्ठभूमि बनाते थे। हालांकि इस समय दूर से एक बड़ी काली छाया उभरी। इसके क्षरण को कोई नहीं रोक सकता। पीली रेत, नखलिस्तान, तारों भरा आकाश, इससे छुई गई हर चीज अगले ही क्षण इसमें समाहित हो जाएगी। ये कहने के बजाय कि यह एक उफनती काली विशालकाय लहर है, इसकी तुलना के लिए एक क्रूर काले विशालकाय जानवर का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है। उसने अपना खूनी मुंह चौड़ा करके एक लालची चेहरा प्रकट किया, जो सेबू शहर की दीवार के किनारे पर पड़ा था। पूरे शहर को एक ही घूंट में निगलने के लिए तैयार था। यह इतनी जल्दी कैसे आ गया? बाय लियान अचंभित रह गया। जब वह बादल का पीछा करने वाली नाव से उतरी, तो काली छाया अभी भी सेबू शहर से सैकड़ों मील दूर थी। उसने काली छाया के फैलने की गति के आधार पर एक सरल गणना की। आमतौर पर काली छाया को ठीक होने में कम से कम 3 घंटे लगते। वे सेबू शहर के आसपास की ओर दौड़े, लेकिन अब केवल आधा घंटा ही बीता है। ऐसी करीबी स्थिति में बाय लियान को अंततः उस बात का मतलब समझ में आया जो गुरु ने पहले कहा था। ये काला राक्षस नकारात्मक भावनाओं का एक संग्रह है। यहां तक कि वह भी प्रभावित हुई और अनायास ही उसके मन में यहां से भाग जाने का विचार आया। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए। अजीब है, राक्षस। कुछ क्षण परेड की झांकियों से आने वाली आवाजों ने सेबू कैसल के भयानक सन्नाटे को तोड़ दिया। मानो घड़ी की सुई घूम रही हो। जो लोग अपनी जगह पर अचंभित थे, वे एक के बाद एक बेतहाशा नाचने लगे। यहां से निकल जाओ, जल्दी से यहां से निकल जाओ, कोई चिल्लाया और दूसरी तरफ गेट की ओर भागा। यहां दुष्ट को उत्पात मचाने की हिम्मत कहां है? एक साधक ने आध्यात्मिक अग्नि का एक घूंट लिया और उस विशालकाय काले जानवर पर बिजली की तरह हमला कर दिया। लेकिन चाहे उसने कितनी भी शक्ति लगा ली हो, एक बार जब वह विशालकाय जानवर के मुंह में डूब जाएगा, तो कोई और लहर नहीं आएगी। आखिर क्या हो रहा है? हर कोई अचंभित है। आखिरी क्षण तक वे अभी भी राजा डैमिंग के समारोह के उत्साह का आनंद ले रहे थे। अगले ही क्षण आकाश से एक अजीब स्थिति उतर आई और मौत की दरांती उसके सिर के ऊपर लटक गई। सिर्फ एक शब्द, घास। मदद करो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। माँ, घबराओ मत, सभी लोग घबराओ मत। लेकिन कुछ शब्दों से भय कैसे दूर हो सकता है? जितना ज्यादा लोग चिल्ला रहे थे कि घबराओ मत, उतना ही ज्यादा लोग घबरा गए और भागना जल्दी ही भगदड़ में बदल गया। सौभाग्य से पास में अमर साधक थे जो देख रहे थे, अन्यथा विशाल काले जानवर के शहर में घुसने से पहले सैकड़ों लोग मर जाते। जा रहा हूं, पहले तुम्हें यहां से निकलना होगा। बाय लियान ने अपने दांत भींच लिए। उसने अपने चेहरे पर डर का भाव छिपाने की पूरी कोशिश की। यदि लियुली शिन अभी भी वहां है, तो वह निश्चित रूप से बहुत आराम कर पाएगी। लेकिन अभी ऐसे मुद्दों पर विचार करने का समय नहीं है। बाय लियान ने अपना सिर हल्के से हिलाया। वह तीसरी जूनियर बहन और लू जूनियर बहन को यहां से खींचने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसने मास्टर को बाहर जाते देखा। हालांकि यह थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन असंभव नहीं है। हाँ। बाय लियान का घबराया हुआ दिल तुरंत शांत हो गया। जब मास्टर आसपास थे, तो उसे और किस बात का डर था? नहीं नहीं नहीं। बाय लियान ने फिर से चुपके से अपना सिर हिलाया। उसने पाया कि उसकी सोच में कुछ गड़बड़ थी। ये वह थी जिसने तीसरी छोटी बहन की परेशानियों को हल करने के लिए रेतीले क्षेत्र में जाने का फैसला किया था, लेकिन अंत में वह परेशानी का दोष मालिक पर डालना चाहती थी। क्या ये ठीक है? और क्या उसने रवाना होने से पहले अपने मालिक से यह नहीं कहा था कि जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक कोई कदम न उठाए? यदि मालिक ने इस कारण उसका ठिकाना उजागर कर दिया, तो उसने सचमुच जघन्य अपराध कर दिया होगा। कुछ गड़बड़ है क्या? बाय लियान ने आगे बढ़कर अपना माथा रगड़ा। उसने पाया कि वह वास्तव में उस विशालकाय काले जानवर की नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित थी, लेकिन सौभाग्य से वह समय रहते जाग गई। सबसे जरूरी काम सबसे पहले जूनियर बहनों को सुरक्षित स्थान पर भेजना है, और फिर वह आपदा के स्रोत की जांच करने के लिए अकेले काले विशालकाय जानवर में प्रवेश करेगी। मास्टर जी, आप और आपकी छोटी बहनें, है ना? इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 820। बाय लियान की आवाज अचानक बंद हो गई। मास्टर जी कहाँ है? उसकी उम्र में मास्टर कैसा रहेगा? ये देखकर कि जिस स्थान पर मास्टर जी अभी खड़े थे, वह अब वहां नहीं था, उसने जल्दी से अपना सिर शहर के बाहर की ओर घुमाया। निश्चय ही, जैसा उसने सोचा था, स्वामी पहले ही किसी समय हवा में उड़ चुके थे। गुरु के पैरों के नीचे से कोमल श्वेत प्रकाश बह निकला और वह प्रकाश सभी दिशाओं में फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे मध्य हवा में एक लंबी नदी बह रही हो। बाय लियान को गर्मजोशी की लहर महसूस हुई।
यदि वे नकारात्मक भावनाएं 12वें चंद्र मास की बर्फानी आंधी हैं, तो मास्टर के शरीर से निकलने वाली शक्ति आड़ू के फूलों की खुशबू के साथ मार्च की वसंत हवा की तरह गर्म है। ये है। अचानक जो लोग अभी तक भाग रहे थे और रो रहे थे, वे रुक गए। वे सब एन लैंग की ओर देखने लगे जो हवा में तैर रही थी। सफेद रोशनी के हस्तक्षेप के तहत कोई भी एन लैंग की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। लेकिन फिलहाल इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बस करो, सचमुच बस करो। कहाँ है कहाँ? कौन सा स्टॉप? वह काली चीज। जैसा कि उन्होंने कहा था, एन लैंग के शरीर से निकलने वाली चमक काले समुद्र में एक अडिग चट्टान की तरह थी। चाहे कितनी भी बड़ी काली लहरें क्यों न उठें, ये सफेद रोशनी में लिपटे सेबू शहर की बाहरी दीवार को नहीं तोड़ सकती थी। लगातार दर्जनों प्रयासों के बाद विशालकाय काले जानवर को अस्थायी रूप से सेबू शहर को बाईपास करना पड़ा और अन्य स्थानों की ओर भागना पड़ा। सेबू शहर में अचानक जय जयकार गूंज उठी। सफलता, सफलता, हाँ हाँ। अनगिनत लोग उत्साह से उछल पड़े। बाय लियान का मूड थोड़ा जटिल है। एक ओर तो वह खुश थी कि काला जानवर चला गया, दूसरी ओर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह समस्या का समाधान नहीं कर सकी और उसे मास्टर पर निर्भर रहना पड़ा। उसने स्पष्ट रूप से स्वामी की रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन अंत में स्वामी द्वारा बार बार उसकी देखभाल की गई। वह कुछ भी नहीं कर सकती, वह कितनी बेकार है। बाय लियान ने सूंघते हुए कहा। इस समय उसने पाया कि मालिक हवा में तैर रहा था और धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। क्या? मास्टर जी हंसे। उसने अपनी आंखें जोर से पोंछी। उसे लगा कि वह गलत थी, लेकिन उसने मास्टर के मुंह के कोने पर एक स्पष्ट ऊपर की ओर वक्र पाया। उसने मास्टर के होठों को हल्के से हिलते हुए देखा, मानो वह उससे कह रहे हो, मूर्ख बच्ची। मास्टर, क्या इससे मुझे सांत्वना मिल रही है? बाय लियान के चेहरे पर एक बहुत ही मजबूर मुस्कान दिखाई दी। अब अचानक परिवर्तन दिखाई दिया। कोमल श्वेत प्रकाश अचानक पारदर्शी जलीय फूलों में बदल गया और आपस में जुड़े जलीय फूल नीली लहरों का समुद्र बन गए। खटपट। समुद्र की सतह हिल रही थी और लहरों की आवाज सेबू शहर के हर कोने में गूंज रही थी। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बाय लियान अचंभित रह गया। रुको, क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? अगर उसे सही से याद है, तो मास्टर की आध्यात्मिक जड़ एक अपेक्षाकृत विशेष क्यूई आध्यात्मिक जड़ होनी चाहिए, जिसका पानी के छींटे और लहरों जैसी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मास्टर जी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, क्यों? अचानक बाय लियान ने देखा कि मास्टर के पीछे एक जेड प्लेट की तरह एक पूर्णिमा दिखाई दी। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आंखें चौड़ी हो गईं। चांद उसे परिचित लगा। पसंद करना, लानत है। समझ गया। बाय लियान पूरी तरह से समझ गया। जैसा कि उसने कल्पना की थी, जब चमकीला चांद आकाश में उगाया, तो एक के बाद एक तारे भी विशाल काले पर्दे पर उभरने लगे और वे आपस में जुड़ गए, अंततः एक चमकदार आकाशगंगा बन गई। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गुरु के पैरों के नीचे समुद्र से पानी की धारें फूट पड़ी। उन्होंने एक ढांचा बनाया, जो उस महल जैसा लग रहा था जहां समुद्र देवता रहते थे। तारों से भरे रात्रि आकाश के नीचे अचानक एक सफेद हिरण जैसा पौराणिक जानवर प्रकट हुआ, जो अपने चार खुर फैलाकर समुद्र पर खुशी से दौड़ रहा था। ये जिंग्यू, पति देवता और पशु। अलग अलग देखने पर ये चीजें कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये एक स्वप्निल पुस्तक बन जाती है। हिस। बाय लियान की सांस रुक गई। यहां तक कि एक मूर्ख भी समझ सकता था कि गुरु इस समय क्या व्यक्त करना चाहते थे। सम्राट बाय लियान, ये सम्राट बाय लियान है। प्रारंभिक घबराहट का अनुभव करने के बाद एक साधक अचानक जोर से चिल्लाया। वह बिल्कुल झोंगजू के फैन जिनकी तरह था। वह दौड़ रहा था और हंस रहा था, और हंसते समय उसने सम्राट बाय लियान शब्द भी चिल्लाया। सम्राट बाय लियान कौन है? एक साधारण व्यक्ति, जिसने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना था, ने संदेह से पूछा। उनके बगल में खड़े भाई डांग ने तुरंत प्रचार करना शुरू कर दिया। क्या तुमने सम्राट बाय लियान के बारे में भी नहीं सुना है? मैं तुम्हें बता दूं, सम्राट बाय लियान इस दुनिया में एकमात्र है। इस तरह की चीजें सेबू कैसल के हर कोने में एक ही समय में हो रही है। बेशक जिस चीज ने अधिक ध्यान आकर्षित किया वह छत पर खड़े एक किसान की चीख थी। जब सम्राट बाय लियान आएंगे तो प्रकाश होगा। जब सम्राट बाय लियान आएंगे तो जीवू शहर शांतिपूर्ण होगा। जब सम्राट बाय लियान आएंगे तो हम बच जाएंगे। अतीत में ऐसा आह्वान कुछ ज्यादा ही बनावटी लगता था, लेकिन सेबू शहर के उन लोगों के लिए जिन्हें हाल ही में मौत की धमकियां मिली हैं, ये चीख अंधेरी रात में चमकती रोशनी की तरह चकाचौंध करने वाली है। इसके अलावा सम्राट बाय लियान बहुत चमकदार है। तब
एक व्यक्ति उससे संक्रमित हो जाता है। उससे 2 लोग संक्रमित हो गए, 3 लोग, 10 लोग और फिर 100 लोग। सम्राट बाय लियान। हजारों लोग एक साथ चिल्ला रहे थे और लहरें लहरों से भी ऊंची थी। डेमिंग किंग के समारोह के शुरू होने के बाद से आधे महीने में सेबू शहर ने कभी ऐसा भव्य अवसर नहीं देखा था। इस समय अचानक अजीब चीजें घटित हुई। बाय लियान ने स्पष्ट रूप से देखा कि सफेद रोशनी से चमकता एक तीर उस स्थान पर दिखाई दे रहा था जहां ध्वनि अपने चरम पर थी, और तीर की पूंछ 3 फीट ऊंची उग्र ज्वाला के साथ जल रही थी। अदृश्य धनुष के खिंचाव के तहत तीर शहर के बाहर असीम रात में चला गया। टकरा जाना। ज्वाला ने तुरंत ही रात्रि को प्रज्वलित कर दिया। लेकिन शायद लौ बहुत छोटी थी और रात बहुत घनी थी, इसलिए लौ केवल 4 या 5 सांसों तक ही जली और फिर बुझ गई। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को लगा जैसे उसने कुछ पकड़ लिया है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसने पाया कि एक आकृति उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। इस अध्याय का अंत। TOC